तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2019 में आई मूवी आर्टिकल 15 को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हमें यूपी में बसे लाल गांव को दिखाया जाता है, जहां एक स्कूल बस में कोई आदमी दो लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आईपीएस ऑफिसर अयान की लाल गांव में पोस्टिंग होती है, तो उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा जाता है जिसके कर्ता धर्ता थे पुलिस ऑफिसर ब्रह्मदत्त और जाटव। अयान ने विदेश में पढ़ाई की थी और वहीं पला बड़ा था, तो गाँव में कैसे क्या चलता है, कैसे यहाँ का समाज है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं था। पार्टी में उसे अपना पुराना मित्र सतेंद्र दिखता है जो कि नशे में धुत था। तभी वहां कुछ गांव वाले आ जाते हैं जो कि बहुत परेशान दिख रहे थे, तो ब्रह्मदत्त उन्हें भगाने लग जाता है और नहीं चाहता था कि उनकी ऑफिसर अयान से बात हो। अयान की नजर उन पर पड़ गई थी, तो पूछने पर ब्रह्मदत्त बताता है कि अरे इनका तो रोज का है, पास के गाँव के लोग हैं, चमड़ा फैक्ट्री में चमड़ा निकालने का काम करते हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन से इनकी 3 लड़कियां गायब हैं, पूछताछ चल रही है, बस इनके यहाँ ऐसे ही होता है, लड़कियां भाग जाती हैं फिर वापस आ जाती हैं। अब अगले दिन एक पेड़ में 2 लड़कियों की लाश लटकी मिलती है। ये वही लड़कियां थीं जिनके साथ आपने शुरुआत में दुष्कर्म होते देखा था, और 3 लड़कियां जो गायब थीं उन 3 में से 2 ये थीं और एक कहाँ है किसी को नहीं पता था। ब्रह्मदत्त बताता है कि ये 2 लड़कियां चचेरी बहन थीं और तीसरी इनकी मित्र थी। गांव वाले कह रहे हैं कि इन दोनों में समलैंगिक संबंध था, जिसके बारे में इनके पिता को पता चल गया, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटियों को मार डाला। तो ये ऑनर किलिंग का केस है। अयान की पत्नी का नाम अदिति था, जिससे वो हर बात शेयर करते रहता था। अदिति समाज कल्याण का काम करती थी और दोनों के विचार बहुत अलग थे और दोनों अपने काम में ही व्यस्त रहते थे, जिसके चलते ना विचार मिल पाते थे और ना वो दोनों। दूरियां और सोच अलग होने के बाद भी मैसेज और कॉल के जरिए दोनों में बातचीत होती रहती थी। वो इस केस के बारे में भी अदिति को बताता है, तो वो कहती है कि कई बार बलात्कार का केस होता है लेकिन ऑनर किलिंग का केस बना दिया जाता है। अब इसी बात को लेकर दोनों में थोड़ी नोकझोंक हो जाती है। लड़कियां गायब थीं पर एफआईआर तक नहीं लिखी गई थी, तो जाटव कहते हैं कि इनके यहाँ ऐसा ही होता है सर, इनके यहाँ के लोग भाग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। अयान कहता कि किन लोगों के यहाँ? तीसरी लड़की जो गायब है उसकी एफआईआर लिखो अभी। ऑटोप्सी डॉक्टर अवधेश थे नहीं, तो लड़कियों की ऑटोप्सी उनकी असिस्टेंट मालती करने वाली थी, जिस बात से ब्रह्मदत्त को बड़ी दिक्कत होती है। ब्रह्मदत्त मीडिया में खबर फैला देता है कि ये ऑनर किलिंग का मामला है और अयान से झूठ बोलता है कि उसने किसी भी पत्रकार से बात नहीं की। अयान का दोस्त सतेंद्र फोन नहीं उठा रहा था, तो वो ऑफिसर निहाल से उसके बारे में पता लगाने को कहता है। इतने दिन से लड़की के पिता पुलिस के चक्कर काट रहे थे पर कोई सुनने वाला ही नहीं था, पर अयान उनकी बात सुनता है। लड़की के पिता बताते हैं कि एक लड़की का नाम शानू है और दूसरी का ममता, और हमने उनको नहीं मारा है बल्कि उनका खून हुआ है। जो लड़की गुम थी उसका नाम पूजा था और उसकी बहन गौरा आई हुई थी मदद की उम्मीद में। तो वो बताती है कि अंशुल नाम के आदमी ने पूजा को थप्पड़ मारा था, इसलिए ब्रह्मदत्त एफआईआर नहीं लिख रहा है क्योंकि वो उसके पहचान का है। शानू और पूजा सड़क बनाने में काम कर रही थी। दिहाड़ी में वो लोग 3 रुपए बढ़ाने को बोली थी। दिन का 25 रुपए था, 28 मांग रही थी, तो इस बात पे अंशुल ने पूजा को थप्पड़ मार दिया। अयान गांव में रहकर नोटिस कर रहा था कि जिनके साथ गलत हुआ है उन लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं किया जा रहा, उनकी सुनी नहीं जा रही, उन्हें इनके उनके कहकर बोला जाता है और पानी भी ग्लास में नहीं दिया जाता। अयान का पीए मयंक गौरा को जानता था क्योंकि स्कूल में दोनों साथ पढ़े थे और जाटव के पिता उसे स्कूल में काम करते थे, तो इस वजह से वो भी उसे जानता था। अयान के घर में आमली नाम की लड़की काम करती थी जो कि ऑफिसर निहाल की बहन थी। अयान को सतेंद्र की पत्नी से पता चलता है कि सुबह 4 बजे सतेंद्र को किसी का फोन आया था, तो वो तुरंत बिना बताए उठ के चला गया और अब फोन भी बंद बता रहा है। ब्रह्मदत्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने जाता है, तो मालती बताती है कि यह सामूहिक बलात्कार का मामला है जो कि कई दिनों तक किया गया और फिर लड़कियों को जिंदा लटका दिया गया। ब्रह्मदत्त कहता है कि डॉक्टर अवधेश से बात हुई कि नहीं, तो मालती कहती हाँ हुई, लेकिन हम वो नहीं करेंगे जो वो चाहते हैं। ब्रह्मदत्त नहीं चाहता था कि जो असल में लड़कियों के साथ हुआ है वो सामने आए, इसीलिए वो झूठी रिपोर्ट बनवाना चाहता था, पर मालती के सामने उसकी दाल नहीं गल रही थी। ब्रह्मदत्त को मालती से अलग ही दिक्कत थी क्योंकि वो निचली जात की थी, लेकिन पढ़ लिख के डॉक्टर बन गई जो कि उसे रास नहीं आ रहा था और दोष रिजर्वेशन को दे रहा था कि उसके चक्कर में ऐसे लोग भी यहाँ तक आ जाते हैं।
अब हम देखते हैं कि रात में जाटव और मयंक पुलिस जीप से कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन पर कोई हमला कर देता है। इस हमले में उनकी पूरी जीप में आग लग जाती है और हमला करने वाले निषाद के आदमी थे। अयान एक पुलिस ऑफिसर से अंशुल के बारे में पूछता है तो ऑफिसर बताता है कि वो यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है और बहुत पैसे वाला आदमी है, एमएलए से पहचान है और उसके पिता खुद नेता हैं। ब्रह्मदत्त उनके काफी करीब है। अयान को समझ आता है कि शायद अदिति सही कह रही थी, जो दिखाया या बताया जा रहा है सिर्फ उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए बल्कि केस की तह तक जाना चाहिए ताकि असली सच का पता चल सके। अब हम देखते हैं कि लड़कियों के पिता को ही हिरासत में ले लिया जाता है। जाटव पहले तो बता नहीं रहे थे कि उन पर हमला किसने किया, पर अयान के दबाव डालने पर वो बता देते हैं कि निषाद के आदमी थे। निषाद भीम संघर्ष सेना का मेन मेंबर है। वो लोग कह रहे थे कि गांव वालों से उन 2 लड़कियों के पिता के खिलाफ झूठी गवाही देने की कोशिश की जा रही है। बीच में ब्रह्मदत्त आकर कहता है कि वो अपने आप को दलितों का रॉबिनहुड समझता है। पिछले साल वो जेल में था और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगा है उस पर। अभी फिलहाल जमानत पे बाहर है लेकिन अंडरग्राउंड रहता है। ब्रह्मदत्त चाहता था कि केस कैसे भी करके जल्दी से जल्दी क्लोज हो जाए, लेकिन अयान अंशुल का नाम लेते हुए कहता है कि उसे जल्द से जल्द हमारे पास लेके आइए। ब्रह्मदत्त हाथ जोड़ के कहने लगता है कि आप इस लफड़े में मत फंसिए, ये दलदल है, एक बार फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। पर अयान उसकी एक नहीं सुनता। अयान के जाते ही ब्रह्मदत्त जाटों पर चढ़ जाता है कि क्या जरूरत थी इतना बोलने की, वो तो 2-4 महीने में चले जाएंगे, लेकिन हमको तुमको यहीं रहना है। जिंदा रहना चाहते हो कि नहीं? हाँ? एक पुलिस ऑफिसर अयान से कहता कि समाज का एक ठो विधान होता है, राजा होता है, प्रजा होती है, सेवक होता है, दास होता है। इन सबका संतुलन है एक, जो कि ब्रह्मा जी बनाए थे। हमको कोई अधिकार नहीं है इस संतुलन को बिगाड़ने का। और सर, अगर सब बराबर हो जाएंगे तो फिर राजा कौन बनेगा? ये बात अयान अदिति से पूछता है तो अदिति जवाब देती है कि राजा बनाना ही क्यों है। कौरा निषाद की प्रेमिका थी तो वो उसे अच्छे से जानती थी, तो वो बताती है कि निषाद ने हमला इसलिए कराया ताकि बहरों को सुनाई देना शुरू हो। वो अयान को पूजा की फोटो देती है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो। अयान को पता चलता है कि काम के सिलसिले में सत्येंद्र का अंशुल के साथ उठना बैठना था। कुछ लोग कुछ लड़कों को बांध के पीट रहे होते हैं क्योंकि वो निचली जात के थे और उन्होंने मंदिर में बैठ के खाना खा लिया था। अयान उन्हें अस्पताल में देखने जाता है तो वो दर्द से करहा रहे थे। लगे हाथ वो मालती से भी मिल लेता है तो मालती उसे सब सच बता देती है कि उन लड़कियों के साथ क्या हुआ था। जितने भी साथी ऑफिसर थे, अयान उन सब से उनकी जाति पूछता है, ये समझने के लिए कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा है, कौन क्या है क्या नहीं। निचली जात में भी अलग अलग जाति थी, जिसमें कुछ ऊपर थी, कुछ और नीचे थी। ब्राह्मण में भी अलग अलग होता है, जिसमें कोई बड़ा होता है, कोई उससे नीचे आता है। अयान समझ ही नहीं पा रहा था कि ये जातिवाद का चक्कर है क्या और इतना भेदभाव क्यों है इसको लेकर इस गाँव में। जिन लड़कों को पीटा गया था उसके चलते निषाद अपने समाज वालों को काम करने से मना कर देता है। पूजा की तलाश के दौरान अयान को एक बहुत बड़े ताल के किनारे से एक चप्पल मिलती है जो कि पूजा की ही थी। ताल के उस पार घना जंगल था जहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं था इस ताल को पार करने के सिवा। तो शायद पूजा यहाँ से जंगल गई हो, ऐसा अयान सोच रहा था। निषाद की सेना वाले पुलिस चौकी के बाहर कचरे का पूरा ट्रक पलटा देते हैं जय भीम के नारे लगाते हुए। वो लोग एहसास दिलाना चाहते थे कि अगर हमें नीचा ही मानोगे तो हमारे बिना तुम सबको इस गंदगी में ही जीना पड़ेगा। अयान पुलिस चौकी के नोटिस बोर्ड पर एक कागज लगा देता है जिस पर आर्टिकल 15 के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था, भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। किसी भी भारतीय नागरिक को जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान और वंश के आधार पर दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, कुओं, स्नान घाटों, तालाबों, सड़कों और पब्लिक रिजॉर्ट्स में जाने से नहीं रोका जा सकता। उसने ये उन लोगों के लिए लगाया था जो ऑफिसर्स इतने बड़े पद पर आकर भी ऐसी नीच सोच रखते थे। जिस रास्ते से लड़कियां घर जाती थीं, उस रास्ते पर एक दुकान थी जो कि एक लड़का चलाता था। तो उससे पूछने पर पता चलता है कि उस दिन लड़कियों के जाने के बाद थोड़ी देर बाद वहां से एक पीली बस गुजरी थी। गाँव में बस का तो नामो निशान ही नहीं था, तो अब पीली बस कहाँ से आई, किसकी थी, पता करना मुश्किल ही था। महंत जी नाम
नाम के एक नेता थे जो कि ब्राह्मण दलित एकता की रैली निकाल रहे थे, ये दिखाने के लिए कि हिंदू एक हैं और फिर उसी के बलबूते उन्हें वोट मिले। महंत जी एक दलित नेता के घर जाते हैं और वहां साथ में मिलकर खाना खाते हैं, दलित ब्राह्मण एकता का संदेश देते हुए और मौजूदा सरकार को दलित विरोधी बताते हुए। निषाद इसी रैली का विरोध कर रहा था क्योंकि एक तरफ तो ये सब कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ यही लोग किसी दलित के मंदिर जाने पर पीटते थे। अयान ने अंशुल को बुलाया था तो अंशुल उससे मिलने आता है तो अयान उससे पूछता है कि तुमने लड़की को क्यों मारा था, तो अंशुल कहता काम छोड़ के जा रही थी इसलिए मारा। अब ऐसे तो सब आके बोलेंगे कि तनख्वाह बढ़ा दो और नहीं बढ़ाई तो काम छोड़ के चले जाएंगे, कुछ काम ही नहीं हो पाएगा, फिर तो दूध का पैकेट घर में नहीं पहुंचेगा, नाला खुद ही बनाना पड़ जाएगा, जूता खुद ही सीना पड़ेगा, औकात में नहीं रखेंगे तो काम ही नहीं कर सकते। अयान पूछता है तो औकात क्या है, तो अंशुल कहता कि जो हम देते हैं वही औकात है, जितना हमको मिलता है वो हमारी औकात है, औकात तो सभी की होती है ना सर। अयान मालती से अंशुल का मेडिकल करने के लिए कह देता है ताकि पता चल सके कि लड़कियों का बलात्कार करने में ये शामिल था या नहीं, क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो कोई अच्छा इंसान तो नहीं है। सत्येंद्र को सुबह 4 बजे एक बाइक रिपेयर करने वाले आदमी का कॉल आया था क्योंकि उसका कुछ पैसा बाकी था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। अयान तय करता है कि वो ताल में उतर के पूजा की खोजबीन शुरू करेगा, लेकिन इसमें बहुत लोगों की जरूरत थी पर कोई आया ही नहीं था। ऊपरी जात वाले गंदगी की वजह से नहीं आए थे और निचली जात वालों को निषाद ने रोक रखा था काम करने से। मालती खबर देती है कि अंशुल का डीएनए सैंपल मैच हो गया है और इसी ने लड़कियों का बलात्कार किया है। अयान निषाद से मिलता है और उससे कहता है कि लोगों को काम पे भेज दो, हमें पूजा को ढूंढने के लिए लोग चाहिए। निषाद कहता कि पूजा को ढूंढने की क्या जरूरत है, उसका भी कोई माई बाप ढूंढ लीजिए और लगा दीजिए इल्जाम उन पर। मयंक और निषाद साथ में पड़े थे तो मयंक निषाद से कहता है कि तुम बहुत नकारात्मक सोच वाले हो गए हो। निषाद कहता है कि अगर तुम नकारात्मक सोच वाले होते तो क्या तुम पे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगता। मयंक कहता है कि हर चीज का एक तरीका होता है, जाटव जी को ही देख लो, इनके पिताजी हमारे स्कूल में झाड़ू लगाते थे और मेरे पिताजी उसी स्कूल में पढ़ाते थे, आज हम दोनों बराबर हैं और सेम कमाई कर रहे हैं, तो ये भी तो अपनी जगह बनाए हैं ना, तो 70 साल में कुछ नहीं बदला क्या। निषाद कहता है कि हाँ बदला है, हम कभी हरिजन हो जाते हैं कभी बहुजन हो जाते हैं, बस जन ही नहीं बन पा रहे हैं कि जन मन गण में हमारी भी गिनती हो जाए। मयंक कहता कि तुम ज्यादा ही पढ़ लिख गए हो और इतनी बातें हमें आती नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हर समुदाय की अपनी दिक्कतें होती हैं। निषाद कहता है कि मिड डे मील में गौरा की नौकरी लगी थी, पहले ही दिन बच्चों ने उसके हाथ का खाना खाने से मना कर दिया, 150 बच्चों का खाना फेंक दिया गया। कभी तुम्हारे हाथ का खाना फेंका है कोई, ये अपना हाथ धोया है तुमसे हाथ मिलाने के बाद। दिक्कत हर समुदाय में होती है, लेकिन मंदिर में घुसने की वजह से हड्डियां तुम्हारी नहीं तोड़ी जाती। गौरा कहती कि महंत जी गांव आए थे खाना खाने दलितों के साथ, लेकिन खाना और बर्तन अपने यहाँ से लाए थे, पर ये किसी ने नहीं बताया। निषाद कहता है कि ये रैली हमारे वोटों की डील के लिए हो रही है और मैं ये होने नहीं दूंगा। अयान कहता कि जितना मुझे समझ आ रहा है, जितना मैं जान पा रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ सही करने की। उस ताल में पूजा की चप्पल मिली है, मैं उसे ढूंढने के लिए कुछ भी करूंगा। निषाद अपने लोगों को काम पे वापस जाने के लिए कह देता है तो अब पुलिस चौकी में जो सीवर जाम पड़ा था वो भी साफ हो जाता है और ताल में पूजा को ढूंढने का काम भी शुरू हो जाता है। अयान अंशुल को पकड़ने जाता है पर वो फरार हो चुका था। उसके घर के बगल में ही उसका एक स्कूल था और स्कूल के बाहर ही एक पीली बस खड़ी थी। अयान बस और स्कूल दोनों की तलाशी लेता है तो उसे स्कूल के कमरे में साफ सफाई करने वाला सामान और रस्सी मिलती है और एक कपड़ा जिससे शायद मुंह बांधा गया होगा। उसे समझ आ रहा था कि हो न हो लड़कियों को यहीं बांध के रखा गया था। ब्रह्मदत्त उस जगह जाता है जहां अंशुल छुपा बैठा था। हमें देखने मिलता है कि बाइक रिपेयर वाला लड़का भी वहां है, यानी कि वो भी अंशुल के साथ था। ब्रह्मदत्त कहता है कि मारने की क्या जरूरत थी उन लड़कियों को, 2-4 दिन में छोड़ देते उन कर्मजलियों को। बाइक रिपेयरिंग वाला लौंडा कहता है कि बहुत क्रांतिकारी बन रही थी। जब ब्रह्मदत्त उन पर चढ़े तो इससे पहले कि वो पूरी बात बोल पाता, ब्रह्मदत्त उसे और अंशुल दोनों को गोली मार देता है। यहाँ समझ आता है कि ब्रह्मदत्त अंशुल के साथ शामिल था उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने में। उसे डर था कि अंशुल पकड़ा गया तो उसका नाम भी सामने आ जाएगा, इसीलिए उसने उन्हें मार डाला। इसीलिए वो जल्दी से इस केस को रफा दफा करना चाहता था। वो अंशुल को नहीं, खुद को बचा रहा था। अब ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाता है तो सीबीआई की तरफ से आते हैं ऑफिसर पानीकर। ब्रह्मदत्त अयान से कहता
कहता है कि हम अंशुल को गिरफ्तार करने गए थे, लेकिन उसने हम पर गोली चलाई तो बदले में हमने भी चलाई तो वो मर गया। अयान अच्छे से जान रहा था कि वो बस कहानी बना रहा है। अयान ऑफिसर पानेकर को सब कुछ बताता है कि लड़कियों के साथ क्या हुआ और किसने किया, पर उसकी बात ना सुनते हुए पानेकर कहते हैं कि आपके आते ही काफी बवाल मचा पड़ा है, शायद निचली जात की तरफ आपका झुकाव ज्यादा लग रहा है। अब आप आज से इस केस पर काम करना बंद कर रहे हैं, ये केस अब मैं हैंडल करूंगा और आप सस्पेंड किए जाते हैं। अयान इतना आगे तक आ चुका था तो वो अब इस केस को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए मना करने पर भी वो इस केस में लगा होता है और उसे सत्येंद्र का पता चल जाता है कि वो कहाँ है। अयान सत्येंद्र से कहता है कि अंशुल के घर के बाहर एक बैंक है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा है, तो उसमें तुम दिखे अंशुल के घर जाते हुए और फिर बाद में पुलिस की जीप भी आई थी, तो अब सच सच बताओ 12 तारीख की रात क्या हुआ था। सत्येंद्र बताता है कि सुबह 4 बजे कॉल आया था कि अंशुल की गाड़ी खराब हो गई है, केबल लेके आ जाओ। जब वहाँ पहुंचा तो दोनों लड़कियों को बस लटकाया ही था। उसने बोला कि कुछ समय के लिए छुप जाओ। 12 तारीख को अंशुल के घर में पार्टी थी, वहाँ हम थे, ब्रह्मदत्त था, निहाल भी था, वहाँ पर लड़कियां भी थीं। एक एक करके सबने उनका बलात्कार किया। ब्रह्मदत्त, अंशुल, निहाल तीनों ने। हम वहाँ से निकल गए थे। शायद तीनों लड़कियां उसी रात भाग निकली थीं, लेकिन अंशुल ने उन 2 लड़कियों को पकड़ के लटका दिया, पर पूजा भाग निकली। अयान निहाल से पूछता है कि पूजा कहाँ है, तो वो रोते हुए कहता है कि हमको नहीं पता सर। अयान पूछता है कि क्या तुमने भी किया था, तो निहाल कहता कि उस दिन वो लोग बहुत पिला दिए थे, ब्रह्मदत्त के साथ था, लेकिन गलती तो हुई हमसे, बहुत बड़ा पाप हो गया है हमसे। वो गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगता है और कहता है कि मेरी बहन अमली को मत बताना सर। उसे ट्रक आता दिखाई पड़ता है तो वो उसके सामने कूद अपनी जान दे के खुद को अपने किए की सजा दे देता है। अयान जब घर जाता है तो देखता है कि अदिति आई हुई है उससे मिलने। अयान आमली को बता देता है कि तुम्हारे निहाल भैया ने भी उन 2 लड़कियों का बलात्कार किया था, अब वो वापस नहीं आएंगे। उसने मना किया था बताने से, पर तुम्हें कभी ना कभी तो पता चल ही जाता। तुम्हारे भैया को पता था कि उसने गलती की है। ये सच जानने के बाद आमली फूट फूट के रोती है। ब्रह्मदत्त का डीएनए सैंपल लेते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। रैली के विरोध के चलते निषाद अब महंत जी को चुभने लगा था, तो वो उसे गिरफ्तार करवा के उसका एनकाउंटर करवा देते हैं। ऑफिसर पानेकर लड़कियों के माँ बाप पर दबाव डलवा के उनसे अपनी ही बेटी को मार डालने का गुनाह कबूल करवा लेते हैं। निषाद के मरते ही महंत जी की ब्राह्मण दलित एकता रैली में दलित समाज दंगा कर देते हैं, क्योंकि सब कुछ तो ढोंग ही चल रहा था, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और। निषाद के गुजर जाने पर गौरा और जाटव को बहुत दुख होता है। पानेकर अयान से कहता है कि दलितों को दंगा नहीं करना चाहिए था, दंगे होने लगे तो सबसे ज्यादा नुकसान उनका ही होगा। अयान कहता है कि कभी कभी बाहर से दिखने वाले वायलेंस के पीछे ऐसा वायलेंस होता है जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, वो हमारी सभ्यता का हिस्सा बन जाता है। उसे हम हिंसा नहीं कहते, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। पानेकर कहता कि आप निष्पक्ष नहीं रह पाते ना, तो अयान कहता कि जब आग लगी हो तो निष्पक्ष रहने का मतलब ये होता है कि आप उनके साथ खड़े हैं जो आग लगा रहे हैं। पानेकर कहता कि कौन आग लगा रहा है, तो अयान कहता कि पिछले 12 घंटे में जिस नंबर से आपको फोन आ रहे हैं ना, वही आग लगा रहा है। पानेकर खुद ही निष्पक्ष होकर जांच नहीं कर रहा था, बल्कि किसी का गुलाम बन के केस को दबाना चाह रहा था। अयान कहता है महज 3 रुपए बढ़ाने को कहा था तो उन लड़कियों को मारा और उनका बलात्कार किया गया। वो संभोग के लिए तैयार नहीं थी, उनका सामूहिक बलात्कार किया गया ताकि उनको उनकी औकात दिखाई जा सके। उनको मार के खेतों में फेंका जा सकता था, लेकिन नुमाइश बनाकर पेड़ पे टांग दिया ताकि पूरी जात को उनकी औकात याद रहे। वो सारे सबूत प्रस्तुत करता है जो जो उसे उस जगह मिले थे जहां उन लड़कियों को रखा गया था। आने वाले समय में मैं सभी सबूत अदालत में पेश करूंगा। ये सब मेरे थाने के द्वारा रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि इन लोगों के साथ ऐसा ही होता है, ये लोग ऐसे ही हैं, इनका छुआ खाया नहीं जा सकता, इनकी परछाई तक पड़ना अलाउ नहीं है, इनकी जातियों के नाम गाली की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ओबीसी, एससी, एसटी हमारे समाज के 70% लोग हैं, इनको कम महत्व देके माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया और ये हजारों सालों से चल रहा है। और हम 30% लोग इन्हें हमसे नीचा, बहुत नीचा मानकर अपनी सभी उन जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हम खुद नहीं कर सकते। हमारे कमोड्स में अब स्पिरिट जेट्स लग गए हैं, पर ये आज भी सीवर की सफाई के लिए बिना कोई सुरक्षा के नंगे उतरते हैं। ये मेरी रिपोर्ट है इस केस को लेकर, जो कि आप कूड़े में फेंक देंगे, इसलिए मैंने इसकी कॉपी
सीएम और होम सेक्रेटरी को भी भेज दिया। अब अयान पूजा की खोज में लग जाता है तो खूब ढूंढने पर पूजा जंगल में छुपी हुई मिल जाती है, जो कि अब तक जिंदा थी पर हालत बहुत बुरी थी। पूजा के बयान के बाद ब्रह्मदत्त को दोषी पाया गया और उसे 11 साल की सजा हुई। अदालत ने माना कि लड़कियों के पिता ने दबाव में आकर बयान दिया था तो उन्हें रिहा कर दिया गया। महंत जी बहुमत से चुनाव जीते, लेकिन मंत्री पद बंटवारों को लेकर ब्राह्मण दलित एकता खतरे में बताई जाती है। पूजा को ढूंढने में पुलिस वालों ने बहुत मेहनत करी थी तो अयान उन सबके लिए ताली बजाता है। एक अम्मा की दुकान थी जिन्होंने सब्जी रोटी बनाई थी, तो सभी को भूख लगी थी तो सब सब्जी रोटी खाते हैं। अयान उनसे ऐसे ही पूछ लेता है, कौन जात हो अम्मा? अम्मा कुछ बोलती तो हैं पर ट्रक की आवाज से हमें कुछ सुनाई नहीं देता, पर उनका कहा सुनकर सब हंस पड़ते हैं। जात जो भी रही हो, पर सबको भूख लगी थी तो सबने मिल बांट के खाया। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जो मूवी देखी वो बहुत सारी सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इसमें जो गैंगरेप केस दिखाया गया या ये दिखाया गया कि कैसे SC ST के साथ भेदभाव होता है, वो सब 100% सच है। 27 मई 2014 बदायूं शहर में ऐसा ही एक केस हुआ था जहां 2 लड़कियों का सामूहिक बलात्कार हुआ और उन्हें मार के लटका दिया गया। जब उनके परिजन थाने पहुंचे तो पुलिस ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, क्योंकि 2 पुलिस वाले भी शामिल थे इस केस में। CBI ने इसकी जांच की पर उन्होंने भी निष्पक्ष होकर जांच नहीं की। उनका कहना था कि बलात्कार हुआ ही नहीं। लड़की के परिवार वाले और कई लोगों ने जो उनके साथ थे CBI की रिपोर्ट को नकार दिया, ये कहते हुए कि प्रशासन और कानून व्यवस्था की नाकामी को छुपाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये भी निकलकर सामने आया कि जिनके साथ गलत हुआ वो दलित समाज से थे, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। पर बाद में पता चला कि वो OBC में ही आते हैं। बलात्कार करने वाले भी OBC ही थे, विक्टिम्स मौर्य थे और अपराधी सभी यादव थे। इस केस की चर्चा देश विदेश हर जगह होने लगी और काफी लोगों ने काफी कुछ कहा और महिलाओं की सुरक्षा की बात हुई। हर जगह से प्रेशर पड़ा और सबने डिमांड करी इस केस की सही से जांच होने की। तब जाकर सभी अपराधियों को पकड़ लिया गया। ऐसे ना जाने कितने केसेस हैं जहां केस दर्ज ही नहीं होता और जाति धर्म सब आ जाता है कि जिसका बलात्कार हुआ है उसकी जाति क्या है, जिसने किया उसकी जाति क्या है। बात यह है कि बलात्कारी ये नहीं देखता कि जिसके साथ वो गलत कर रहा है वो किस जाति या धर्म से है, पर कई बार ऐसा होता है कि धर्म जाति देखकर ही ऐसा किया जाता है। होते हैं कुछ दरिंदे जो अपने आप को बहुत ऊंचा समाज का मानते हैं और उन्हें लगता है कि वो कुछ भी पाप करेंगे तो वो सही है, क्योंकि वो अपने से छोटे समाज के साथ कर रहे हैं जिनकी कोई औकात नहीं है। ये सब चीजें गांव देहात में ज्यादा होती हैं, जहां इंसान नहीं जानता कि उसकी रक्षा के लिए क्या कायदे कानून बनाए गए हैं और नहीं समझ होती कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। गलत करने वाले इंसान के पास गलत करने की ताकत इसलिए भी आ जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि जिसके साथ गलत कर रहे हैं वो न्याय मांगने जहां जाएगा वहां भी हमारे ही समाज के लोग बैठे हैं, तो मामला हमारे कंट्रोल में है। अब जो सच है वो सच है कि जातिवाद और जाति देखकर किसी के साथ गलत करना, भेदभाव करना और उसे तुच्छ निगाहों से देखना, ये अब भी होता है। आज भी जातियों को गालियों की तरह इस्तेमाल किया जाता है, या फिर किसी को नीचा दिखाना हो तो उसे किसी की जाति बोल दी जाती है और मैं उसका जीता जागता सबूत हूँ। मेरी चमार जात है और मेरे आसपास रहने वालों ने कई बार ऐसी किसी को बोला है कि अरे ये चमारों वाले हरकतें कर रहा है, अरे एकदम चमार हो क्या, या ये तो चमारों जैसा रहता है। तो कुछ इस तरह का मुझे सुनने मिलता रहता है, मतलब लोगों से, या फिर कोई बोल रहा है राह चलते, कोई भी इस्तेमाल करता है इसे गाली की तरह मेरी जो जाति है उसको। अब तो जमाना काफी बदल गया और भारत के संविधान के बनने के बाद काफी बदलाव आए हैं और अब चमारों ने भी इतना कर लिया है कि वो काफी अच्छे से रहते हैं और समाज में अपनी जगह बना ली है। पर कई लोगों के दिमाग के अंदर से अभी भी वही इमेज बनी बैठी है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी मैंने ऐसे बोलते देखा है, तो मतलब उनके आसपास आज भी यही सब सीख दी जा रही है जो कि वो सीख रहे हैं। आजकल सब अपनी गाड़ियों में अपनी जाति लिखवा के घूमते हैं और फिर दूसरी तरफ हिंदू एकता की बात होती है। अगर यही कोई लोअर कास्ट वाला करे तो उसे गंवार बोला जाएगा, या ये बोला जाएगा कि देखो जातिवाद करता है खुद ही और फिर चाहता है कि इसे हम अपने बराबर माने। एक तरफ आप अपने आप को बड़ा भी दिखाना चाहते हो और दूसरी तरफ हम सब समान हैं, एक हैं, ये भी
भी कहते हो। तो ये दोगलापन अगर चलता रहा तो हम में एकता तो कभी नहीं आनी और हम आपस में हमेशा बटे ही रहेंगे। एक समाज को डर है कि दूसरा समाज बढ़ गया तो हमारा भौकाल खत्म हो जाएगा और दूसरे समाज को डर है कि अगर हम झुक गए और हमारे लिए बनाए गए नियम कानून त्याग दिए तो पहले समाज हम पे फिर से हावी हो जाएगा। तो लोअर कास्ट और हायर कास्ट दोनों ही उलझन में उलझे हैं कि कहीं वो हमसे ऊपर ना हो जाएं, कहीं वो हम पे फिर से काबू ना पा लें। अंदर ही अंदर हम सब लड़ते भिड़ते रहते हैं और बातें हम सब एक हैं होने की होती हैं। जाति के बहस में कई बार ना जाने कितनों की पुरानी दोस्ती यारी टूट जाती है। ऐसा नहीं है कि कुछ बदला ही नहीं है, बहुत कुछ बदला है। और ऐसा भी नहीं है कि हायर कास्ट में रहने वाले सभी लोग गलत होते हैं। जितने भी लोअर कास्ट के लोगों के नाम आज हर कोई जानता है, उनको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हायर कास्ट वाला इंसान जरूर रहा है। बात बस इंसान की सोच की है। जिस इंसान को पता होता है कि जो काम कोई लोअर कास्ट वाला कर ले जाएगा वो नहीं कर सकते, उसी जलन और नफरत के मारे वो ऐसी हरकतें करते हैं। शायद आज भी वही सब हो रहा होता अगर नियम कानून नहीं आए होते, क्योंकि सही और गलत में गलत लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए उन्हीं का राज होता। लोग कहते हैं कि जो हो चुका है उसको लेके क्यों बैठे हो, वो तो बीत चुका है। लोगों का कहना है कि हम अपना इतिहास भूल जाएं और आगे बढ़ें, क्योंकि अब तो वो सब कुछ नहीं होता है जो होता था। अगर ऐसी ही बात है तो हम वो इतिहास भी क्यों नहीं भूल जाते जब अंग्रेजों के हम गुलाम थे, जब मुगल ने हम पर राज किया। हम आगे बढ़ सकते हैं पर अपना इतिहास कोई नहीं भूलता। जैसे आज लोग डरते हैं कि कहीं अगर मुसलमान ज्यादा हो गए तो ये फिर हम पर हावी हो जाएंगे, वैसे ही लोअर कास्ट भी डरती है कि कहीं रिजर्वेशन हट गया, SC/ST एक्ट हट गया तो लोग फिर हम पर हावी हो जाएंगे। इन्हीं सब चीजों को लेकर होती है फिर राजनीति और भयंकर तरीके से विवाद चलता है, बहस होती है। सब बस दिखावे के लिए एक हैं। अंदर ही अंदर सबके अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने पड़े हैं जहां सब जहर उगलते हैं और नफरत की आग को जलाए रखते हैं, फिर चाहे हायर कास्ट हो या लोअर कास्ट। डार्क रियलिटी यही है जो कि कोई खुलकर बता नहीं सकता, वरना फिर राजनीति किस बात पर होगी। अगर सभी चीजें सॉल्व हो गई तो वोट किस बेसिस पर लिए जाएंगे। तो बस इसीलिए ये चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं और सबके मन में एक डर बना के रखा जाता है कि कहीं ये ज्यादा हो गए तो हम खतरे में आ जाएंगे। फिल्म में जो लड़कों को बांध के पीटने वाला सीन दिखाया गया है वो 2016 में हुए उना फ्लॉगिंग इंसिडेंट को दर्शाता है। फिल्म की बात करें तो फिल्म में कोई भी ओवर ड्रामा नहीं था और न ही कोई ऐसा हीरोइक सीन था कि एकदम से सब बदल जाएगा और सब अच्छा होने लगेगा, या एक्शन हो या रोमांस हो। फिल्म एक सीरियस टॉपिक पर है और इसी सीरियसनेस को पूरी फिल्म में कायम रखा गया बिना कोई फालतू का ड्रामा डाले। सब कुछ एकदम रॉ और रियल रखा गया। फिल्म के डायलॉग्स काफी ज्यादा अच्छे लिखे गए हैं। जो एक लाइन में कही गई बातें हैं वो आपके दिल और दिमाग में जा चुभती हैं और जो हमें सोचने पर मजबूर किया जा रहा है वो आप सोचने पर मजबूर हो भी जाते हो। एक्टिंग की बात करें तो आयुष्मान खुराना, कुमुद मिश्रा, मनोज पावा, सयानी गुप्ता, मोहम्मद जिशान, आयूब सबने बहुत ही बढ़िया काम किया है और सबकी एक्टिंग काफी रियलिस्टिक लगी। आयुष्मान खुराना जिस किरदार में चाहें उस किरदार में ढल जाते हैं, फिर वो चाहे लवर बॉय हो या एक सीरियस पुलिस ऑफिसर। और बाकी सभी सह कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है। जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि अगर आप वाकई में एकता चाहते हैं तो जो इतिहास में गलतियां हुई हैं उसे मानिए और जो अभी गलत हो रहा है उसके खिलाफ भी खड़े होइए। जिसने गलत किया वो अपनी जात का है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं, ये करना बंद करिए। जातिवाद जब खत्म होगा तभी कुछ बदलेगा, तब शायद हम एक हो पाएं, वरना भले हम एक होने की बात करें पर असल में हम सब बिखरे ही मिलेंगे अलग अलग संगठनों में। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अब वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं या पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।